पढ़ेंगे नियोजन की प्रकृति। इसके पहले हमने देखा था नियोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो नियोजन का अर्थ क्या होता है? प्लानिंग, क्या करना चाहिए उसके पहले ही निर्णय करना क्या कहलाता है? हमारा नियोजन कहलाता है। आज हम नियोजन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुड्स और डोनल द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर हम नियोजन की प्रकृति का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नियोजन की प्रकृति में क्या क्या शामिल किया गया है? नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, उद्देश्य पूर्ति में सहायक है, नियोजन प्रबंध का मुख्य एवं सर्वोपरि कार्य है, नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है, नियोजन की सर्वव्यापकता, योजनाओं की कार्यकुशलता और नियोजन निर्णय नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नियोजन की प्रकृति में सबसे पहला हमारा नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए, नियोजन एक निरंतर एवं अनवरत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। मतलब ये हमेशा ही चलते रहती है। एक योजना के बनते ही दूसरी योजना बननी प्रारंभ हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय प्रारंभ करने से अंत तक रहती है। मतलब जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, वहाँ से लेकर हम जब अंत करते हैं व्यवसाय का, वहाँ तक हमारा नियोजन का कार्य चलते रहता है। व्यवसाय में हर एक पग पर निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः यह भी नियोजन का क्या है? एक अभिन्न अंग है। अतः यह कहना भी सत्य है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण नियोजन घटनाओं, पूर्वानुमान तथा योजनाओं के पुनर्निर्माण में निरंतरता आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब नियोजन एक क्या है? सतत प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। दूसरा देखते हैं हम इसी में उद्देश्य पूर्ति में सहायक। तो देखिए, नियोजन उद्देश्य पूर्ति में सहायक किस प्रकार है? तो देखिए, नियोजन को उद्देश्य का लक्ष्य पूर्ति का एक साधन माना गया। क्या माना गया है? साधन माना गया है। मतलब एक साधन माना गया है, क्योंकि किसी भी संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मतलब कोई भी एक संगठन हो, उसका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित अवश्य किया जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए, बिली एगार्ड ने इसी भाषा में कहा गया है कि केवल योजनाएं ही उपक्रम को सफल नहीं बनाती, बल्कि योजनाएं उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकती है और निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं की भविष्यवाणी भी कर सकती है। उपक्रम की सफलता के लिए जो क्रियाएं आवश्यक है, जिन्हें प्रत्येक उपक्रम को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे स्पष्ट किए बिना योजनाओं को क्रियाएं अनुपयोगी होती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम नियोजन प्रबंध का मुख्य एवं सर्वोपरि कार्य है। तो देखिए, नियोजन प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे प्रबंध का आधारभूत कार्य माना गया है, क्योंकि प्रबंध के अन्य सभी कार्यों में भी नियोजन की आवश्यकता होती ही होती है। यह सभी जगह विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रबंध के सभी कार्य क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार प्रबंध में नियोजन का क्या है? मुख्य कार्य है। चौथा देखते हैं हम, नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। तो देखिए, नियोजन न एक सतत प्रक्रिया है, अपितु यह बौद्धिक क्रिया है। इसमें हेनस एस मेसी के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है, जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना क्या है? बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नियोजन लक्ष्य पूर्ति हेतु उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक नीतियों और कार्य पद्धति एवं कार्यक्रम में से क्या सर्वश्रेष्ठ का चयन करता है। इसलिए इसके ज्ञान, कौशल, चातुर्य, अनुभव, चिंतन, दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इसे स्पष्ट करते हुए कुड्स और डोनल ने भी कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्रियाओं के क्रम का सजग निर्धारण तथा लक्ष्यों, उद्देश्यों और सुविचारित अनुमानों पर आधारित निर्णय को क्या किया गया है? आधारशिला बनाया गया है। पांचवा देखते हैं हम, नियोजन की सर्वव्यापकता। तो देखिए, नियोजन का क्षेत्र क्या है? सर्वव्यापक है। नियोजन प्रत्येक घर, संस्था, उपक्रम, उद्योग, राष्ट्र, राज्य, अस्पताल व दफ्तर में सर्वव्याप्त है। इसकी सर्वव्यापकता के संबंध में यह भी कहा गया है कि व्यापार हो या कारखाना, अस्पताल हो या डॉक्टर का क्लिनिक, विद्यालय हो या मंदिर, खेल का मैदान हो या अखाड़ा, सभी जगह नियोजन विद्यमान रहता है। मतलब सभी जगह हमारा योजना बनाना क्या होता है? विद्यमान रहता है। छठवां देखते हैं हम, योजनाओं की कार्यकुशलता। तो देखिए, नियोजन इस हेतु किया जाता है कि योजनाओं और कार्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। नियोजन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। सातवां देखते हैं हम, तो नियोजन निर्णयन नहीं। तो निर्णयन को कभी भी नियोजन नहीं समझना चाहिए। निर्णयन योजना का एक अंग है। नियोजन काफ़ी व्यापक होता है तथा निर्णयन क्या होता है? बहुत ही संकुचित होता है। अब हम समझते हैं नियोजन की विशेषताएं। तो देखिए,
नियोजन का आशय एवं परिभाषा के आधार पर ही एक श्रेष्ठ नियोजन की विशेषताएं दी जा सकती है। तो देखिए, नियोजन की विशेषताओं में किसको किसको शामिल किया गया है श्रेष्ठ नियोजन की विशेषताओं में? निश्चित लक्ष्य, पूर्वानुमान, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, सर्वव्यापकता, लोचता, निरंतरता, एकता, प्राथमिक और कार्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं निश्चित लक्ष्य। मतलब नियोजन का मुख्य विशेषता हमारा क्या है? निश्चित लक्ष्य। तो देखिए, प्रबंध का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है नियोजन करना। क्या करना है? नियोजन करना है। अर्थात प्रबंध का महत्वपूर्ण पहला कार्य क्या है? प्लानिंग करना है। नियोजन के कुछ निश्चित लक्ष्य मतलब उद्देश्य भी होते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही योजनाएं तैयार की जाती है, जिसमें लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। दूसरा है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान, पूर्व अर्थात पहले से, मतलब पहले से अनुमान लगाना। तो नियोजन में पूर्वानुमान का विशेष महत्व है। जानकारी एवं आंकड़े के आधार पर पूर्वानुमान किए जाते हैं, जिससे योजना बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। जिसमें हेनरी फुएल ने भी इस हेतु प्रोवेंशन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय क्या करना है? आगे देखना होता है। तीसरा है आपका श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। तो देखिए, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव नियोजन में क्या है? योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को तैयार कर उनकी तुलना की जाती है। उसके पश्चात ही उसमें श्रेष्ठ का चुनाव कर कार्य हेतु योजना एवं रणनीतियाँ क्या की जाती है? बनाई जाती है। चौथा चलते हैं हमारा सर्वव्यापकता। सर्व मतलब हो जाएगा सभी जगह व्याप्त। तो देखिए, नियोजन की विशेषताओं में सर्वव्यापकता को क्यों शामिल किया गया है? तो संपूर्ण प्रबंध में नियोजन क्या है? व्याप्त है। तो प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन का एक अस्तित्व है। प्रत्येक प्रबंध की योजनाएं बनानी पड़ती है। इस प्रकार फोरमैन भी अपने स्तर पर योजनाएं बनाता है, अतः वह क्या है? सर्वव्यापी है। पांचवा देखते हैं हम लोचता। तो योजना में लोच का गुण क्या होता है? अवश्य रहता है। अर्थात आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ हम डिफरेंट ला सकते हैं। योजनाएं जितनी लचीली होगी, योजना उतनी ही क्या होती है? सरल होती है। अतः योजना में लोचता होना बहुत ही आवश्यक है। छठवां है हमारा निरंतरता। तो योजना केवल एक बार बनाने की वस्तु नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ों के लिए हम प्लानिंग जो करते हैं, केवल एक बार बन गया उसके बाद बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा बात नहीं है। मतलब योजना केवल एक बार बनाने की वस्तु नहीं है। हमें हर कदम पर अपना प्रबंध को आगे बढ़ाने हेतु, अपने व्यवसाय को आगे चलाने के लिए हमें योजना बनाना पड़ता है। अपितु योजना बनाने का कार्य निरंतर क्या होता है? प्रगति पर चलते रहता है। आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाओं में संशोधन तो हम कर सकते हैं, अतः योजनाएं निरंतर क्या होती रहती है? चलते रहती है। सातवां है आपका एकता, यूनिटी। तो देखिए, एकता का अर्थ आप सभी समझते ही हैं। फ्यूल के अनुसार एकता नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसके अनुसार बोला जा रहा है? प्रोफेसर फ्यूल के अनुसार बोला जा रहा है कि नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका कहना यह भी है कि एक समय में केवल एक ही योजना प्रभावशील रह सकती है, क्योंकि दो या दो से अधिक योजनाएं एक साथ लागू करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः एक योजना की कई उप योजनाएं हो सकती है। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए किसी एक प्रकार की विशेषताओं, मतलब एक प्रकार की योजना बनाना सर्व सुविधा युक्त होता है। आठवां देखते हैं हम प्राथमिक कार्य। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य क्या बोला जा रहा है? नियोजन प्रबंध का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिना नियोजन के हम अपने प्रबंधकीय कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कहा गया है कि उस प्रबंधक को जो बिना योजना के कार्य करना चाहता है, लाभ की आशा छोड़ देनी चाहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम उस कार्य की योजना बनाना बहुत ही क्या है? अति आवश्यक है। इसके आगे समझते हैं हम नियोजन की आवश्यकता, महत्व या लाभ। चाहे आवश्यकता का हो, महत्व का हो या लाभ का हो। तो देखिए, व्यवसाय हो या सामान्य जीवन, धर्म हो या राजनीति, किसी भी क्षेत्र में नियोजन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह भी सत्य है कि बिना नियोजन के आज कोई भी कार्य अधूरा सा लगने लगा है। बिना मानचित्र बनाए हम एक अच्छे भवन निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आज व्यवसाय में प्रतिदिन हमें नियोजन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि नियोजन व्यवसाय का क्या है? आधार स्तंभ है। जिस प्रकार मकान का आधार क्या होता है? बेस अगर कमज़ोर हो तो पूरा मकान क्या हो जाता है? कमज़ोर होगा। वैसे ही किसी व्यवसाय का नियोजन कमज़ोर रहा तो वह व्यवसाय कभी भी सशक्त व विकसित नहीं हो सकता।
नियोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए GDH कोल ने कहा है कि, किसने कहा है? GDH कोल ने कहा है कि बिना योजना के कोई भी कार्य तीर पर तुक्के पर आधारित होता है, अर्थात तुक्के लगाने जैसा आधारित होता है, जिसमें केवल भ्रम, संदेह एवं अव्यवस्था ही उत्पन्न होगी। नियोजन का महत्व या आवश्यकता, तो जिसमें शामिल किया गया प्रबंधकीय कार्यों का आधार, दूसरा है भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए, तीसरा है उतावले निर्णयों से बचने के लिए, चौथा साधनों का सदुपयोग, पांचवा लागत व्यय में कमी, छठवां मनोबल में वृद्धि, सातवां प्रभावी संप्रेषण हेतु, आठवां संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु, नौवां प्रभावी नियंत्रण हेतु, 10वां निर्णय लेने में सुविधा, 11वां लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, 12वां संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु, 13वां सामाजिक महत्व और 14 है नियोजन का राष्ट्रीय महत्व और 15 शैक्षणिक संस्था के लिए महत्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो देखिए, नियोजन की आवश्यकता या महत्व में सबसे पहले क्या है हमारा? प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो देखिए, प्रबंध के अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं। मतलब प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या कार्यों को शामिल किया जाता है? इसके पहले हमने पढ़ा था संगठन, निर्णयन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा आदि। इन सभी कार्यों को कैसे पूर्ण करना है, इस हेतु एक योजना बनाई जाती है। इसी के साथ विभिन्न नीतियाँ व कार्य विधियों को कैसे लागू किया जाए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस हेतु एक योजना अवश्य बना दी जाती है। इस प्रकार प्रबंध के अन्य कार्यों का नियोजन का क्या है? एक आधार है, मतलब आधार का एक स्तंभ है। दूसरा देखते हैं हम भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए। तो देखिए, भावी अनिश्चितता मतलब आने वाले अनिश्चितता को दूर करने के लिए नियोजन की आवश्यकता या महत्व या उसके लाभ में हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, बिना नियोजन के भविष्य के प्रत्येक कार्य में अनिश्चितता रहती है कि कब, क्या और कैसे करना है। अतः इस अनिश्चितता से बचने के लिए नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्राकृतिक एवं अन्य कारकों से भविष्य में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। अतः इन्हीं परिवर्तनों का सामना करने के लिए भी एक योजना बनाना क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक, यह हो गया मतलब भावी अनिश्चितता को दूर करने के लिए। अब तीसरा समझते हैं उतावले निर्णयों से बचने के लिए। मतलब यह कहावत है कि जल्दी काम शैतान का। इस कहावत आपने सभी से सुनी है कि जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। अर्थात उतावले या शीघ्र निर्णय उसी समय लेना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प ना हो। अर्थात जल्दबाजी के निर्णयों की सफलता पर सदैव संदेह रहता है। इसलिए व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व में ही नियोजन कर लिया जाए तो उतावले निर्णयों से बचा जा सकता है। एलन ने भी कहा है कि नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णयों और अटलबाजी कार्यों की प्रकृति को समाप्त किया जा सकता है। चौथा है आपका साधनों का सदुपयोग। तो देखिए, नियोजन में बोला गया है कि साधनों का सदुपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो प्रत्येक उपक्रम के पास साधन अवश्य होते हैं। अतः उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना प्रत्येक उपक्रम के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इस हेतु नियोजन के अंतर्गत विभिन्न आंकड़े व प्रवृत्तियों के द्वारा भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है ताकि लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नियोजन से उपक्रम के सभी साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। ठीक, पांचवा चलते हैं हम लागत व्यय में कमी। किसमें बोला जा रहा है? लागत व्यय में कमी। तो नियोजन में प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली क्रियाओं के व्यय का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यदि किसी स्तर पर व्यय का अनुमान अधिक हो तो उसे पूर्वानुमान समय ही कम करने के उपाय खोजे जा सकते हैं। साथ ही नियोजन द्वारा विभिन्न क्रियाओं में आने वाली लागत को भी क्या किया जा सकता है? नियंत्रित, मतलब उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। नियोजन में वस्तु की लागत के विभिन्न स्तर पर लागत का अनुमान लगाकर एक मानक निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात इसी मानक को ध्यान में रखकर उत्पादन पर व्यय क्या किए जाते हैं। छठवां चलते हैं हम मनोबल में वृद्धि। तो देखिए, आदर्श नियोजन पद्धति में योजना इस प्रकार बनाई जाती है जिससे कार्य के दौरान कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता रहे और वे कार्य के प्रति अभिप्रेरित होते रहे। इस प्रकार कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाने के लिए नियोजन क्या है? बहुत ही आवश्यक है। अर्थात जब तक हम कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।
सातवां देखना प्रभावी संप्रेषण हेतु, अर्थात आदर्श नियोजन पद्धति में संप्रेषण प्रणाली की विस्तृत व्याख्या दी गई है, जिसे संप्रेषण संदेश वहन का कार्य काफ़ी आसान हो जाता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के लिए संदेश वहन का विशेष महत्व है। इसके बिना कोई भी व्यापार प्रगति नहीं कर सकता। वर्तमान में छोटे छोटे व्यापार जिनका बाजार अत्यंत सीमित है, उनके लिए भी टेलीफोन का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। आठवां देखते हैं हम लोग संगठन को शक्तिशाली बनाने हेतु। तो देखिए, किसी भी उपक्रम के लिए वहाँ का संगठन सब कुछ है। एक बार अमेरिका के उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने अपने व्यापार को बेचते समय कहा था कि मेरी संपत्ति, कारखाना सब कुछ ले जाओ, मेरे लिए मात्र मेरा संगठन कर्मचारी छोड़ दो, मैं अपने व्यापार को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दूंगा। इस वाक्य से संगठन का व्यापार के लिए महत्व स्पष्ट झलकता है। नियोजन करते समय संगठन के शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, अतः संगठन के लिए भी नियोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आगे समझते हैं प्रभावी नियंत्रण हेतु। तो देखिए, प्रभावी नियंत्रण उसी उपक्रम में रह सकता है जहाँ पर समस्त क्रियाएं क्या हो, निर्बाध, मतलब बिना किसी रुकावट के क्या होती है, चलती है। ठीक है, देखिए, बिना किसी रुकावट के समस्त क्रियाएं उसी संस्थान या उपक्रम में चलती है जहां संपूर्ण व्यवस्था किसी नियोजन के द्वारा संचालित होती है। निष्कर्ष यह है कि जहां नियोजन नहीं वहां प्रभावी नियंत्रण नहीं, अतः नियंत्रण व्यवस्था हेतु नियोजन का अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व है। 10वां देखते हैं हम निर्णय लेने में सुविधा। तो प्रबंध निरंतर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। एक निर्णय लेना नियोजन की धुरी है। तो निर्णय का अर्थ उपलब्ध साधनों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। ठीक, नियोजन से निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और आसान हो जाती है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कार्य योजना ही हमारी योजना बन जाती है। इस प्रकार योजना इसी प्रकार के निर्णयों का पूर्वागामी होती है। 8वां देखना लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो देखो, नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, तो प्रत्येक उपक्रम या व्यवसाय का एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित समय में तभी प्राप्त हो सकती है जब उपक्रम की समस्त क्रियाएं पूर्व नियोजित हो। नियोजन से प्रत्येक कार्य व्यवस्थित व सही समय पर होने से लक्ष्य पूर्व निर्धारित समय में आसानी से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। 12वां आते हैं हम संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु। तो देखो, नियोजन की आवश्यकता क्या होती है, अपने कंपनी, अपनी संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु, मतलब हमेशा के विकास के लिए। तो संस्था के सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं, अपितु संपूर्ण विकास से लगाया जाता है। संपूर्ण विकास के अंतर्गत कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक वर्ग, उपभोक्ता की संतुष्टि, पूर्व निर्धारित उत्पादन मात्रा व स्तर, निश्चित बिक्री व निश्चित लाभ की प्राप्ति आदि सभी को शामिल किया जाता है। अर्थात उपयुक्त सभी कार्य सफलतापूर्वक निर्धारित समय में संपन्न होने पर ही उपक्रम का संपूर्ण विकास कहा जाएगा, और यह सब बिना नियोजन के संभव नहीं है। 13वां देखते हैं हम सामाजिक महत्व। तो मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज की समस्त क्रियाएं जैसे कल कारखाने, उद्योग, व्यापार का मानव पर बहुत ही प्रभाव अवश्य पड़ता है। उद्योग खराब माल तैयार करेगा तो खराब माल उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा, इससे मानव के स्वास्थ्य पर क्या होगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। उद्योग महंगा माल तैयार करेगा तो सामान्य वर्ग की आय का अधिक भाग व्यय होगा, इससे अन्य आवश्यक वस्तुएं वह क्रय नहीं कर सकेगा। इस प्रकार समस्त व्यापार व उद्योग जगत का सीधा संबंध सामाजिक प्राणी से है। इतना ही नहीं, उद्योग में कार्यरत समस्त कर्मचारी ही समाज का क्या है, अभिन्न अंग है। अतः व्यापार की समस्त क्रियाओं के कुशल संपादन के लिए नियोजन क्या है, अत्यंत आवश्यक है। 14 देखना नियोजन का राष्ट्रीय महत्व। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए नियोजन का अत्यधिक महत्व है। इन योजनाओं से रोजगार, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कृषि आदि का विकास कैसे हो, इस संबंध में भी योजना तैयार की जाती है, ताकि बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे देश के शत्रुओं को भगाया जा सके। राष्ट्रीय नियोजन के कारण ही आज रोजगार के साधनों में क्या हो रही है, बहुत ही वृद्धि हो रही है। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने का राष्ट्रीय प्रयास जारी है। यह सब नियोजन से ही संभव हो रहा है। ठीक है, 15वां समझते हैं हम शैक्षणिक संस्था के लिए महत्व। तो देखिए, अभी आप कक्षा 12वीं के छात्र हो, छात्रों को क्या शिक्षा देनी है, यह
ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ये योजना है। इस योजना में सभी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। उस पाठ्यक्रम को एक शिक्षा सत्र में अध्ययन कार्य की योजना व्याख्याता द्वारा तैयार की जाती है। परीक्षा का कार्य बिना योजना के संभव ही नहीं है। इसी प्रकार स्कूल व्यवस्था हो गया, समय सारणी, सब कुछ योजना ही है। कौन शिक्षक किस कालखंड में, किस कक्षा में तथा किस कक्षा में अध्यापन कार्य करेगा, यह सब योजना का ही अंग है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी योजना का बहुत ही विशेष महत्व है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि आज प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी व्यवसाय, उपक्रम या संस्था बिना नियोजन के आगे नहीं बढ़ सकता। बिना योजना के व्यापार व उद्योग की तुलना बिना पतवार के नाव से की जा सकती है। बिना पतवार के नाव की जो दशा होगी वही दशा बिना नियोजन के उद्योग एवं व्यापार की होती है।